नमस्कार, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम में आपका स्वागत है। हम रीट का रिवीजन कर रहे थे। आज का हमारा प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। कल भी संज्ञा प्रकरण चल रहा था, उससे आगे हम विवेचन करेंगे। हमने स्वरों के भेद पढ़े थे। स्वरों के 18 भेद हमने किए थे। स्थानकृत, कालकृत और नासिकाकृत, 3 प्रकार से स्वरों के हमने भेद किए थे। कालकृत 3 भेद हमने किए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और स्थानकृत हमने 3 भेद किए थे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और नासिकाकृत भी हमने 2 भेद किए थे, नासिक और अनुनासिक, अनुनासिक। तो इस प्रकार से इनका विवेचन करने पर स्वरों के 18 भेद हमने स्पष्ट किए थे। आगे थोड़ा सा उन स्वरों के कुछ चिन्ह भी हम बता देते हैं। जैसे हमारे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये स्वर थे, तो इनके लक्षण प्राय समझने के लिए इनके चिन्ह ज्ञात होना आवश्यक है, क्योंकि ये वेद में प्रयोग किए जाते थे, पहले विशेष प्रक्रिया में बोले जाते थे। आज इनको बोलने समझने वाला उतना प्रकांड व्यक्ति कोई मिलता नहीं, तो इसलिए इनके स्वरों के आगे अंकन कर दिया जाते, कुछ निर्देश कर दिए जाते ताकि इनकी पहचान हो सके। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, यानी ये अउदात्त है जिसके नीचे कोई चिन्ह ना हो। अनुदात्त के स्वर के नीचे रेखा लगी होती है, यानी ये अनुदात्त का चिन्ह है। ये जो रेखा इस टाइप की अनुदात्त का चिन्ह है। और स्वरित के ऊपर रेखा लगी होती है, ये स्वरित का चिन्ह है। जो कर्मकांडी व्यक्ति हैं, जिन्होंने वेद का अध्ययन किया, शुक्ल यजुर्वेद जो पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि वेद में इस प्रकार के प्रयोग बहुतायत में मिलते हैं। ए के नीचे है तो अनुदात्त, ऊपर है तो स्वरित, और कुछ नहीं है तो उदात्त। ये स्वरों का वर्गीकरण था। इसके बाद आगे हम विवेचन करते हैं। आगे हमारा सूत्र आता है तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्णम। आगे सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्णम। ये सूत्र करता है स्वर्ण संज्ञा। तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्णम, स्वर्ण संज्ञा करता है। अब स्वर्ण संज्ञा होती किसकी है? स्वर्ण किसे कहते हैं? समान वर्ण, एक जैसे वर्ण। ये सूत्र कहता है तालु आदि स्थान, तालु आदि स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान हो, जिनके समान हो, उन वर्णों की स्वर्ण संज्ञा होती है। उन वर्णों की स्वर्ण संज्ञा होती है। सूत्र कहता है तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान हो, उन वर्णों की स्वर्ण संज्ञा होती है। अब तालु आदि स्थान क्या होते हैं? तालु आदि स्थान यानी मुख में बोलने के स्थान, उच्चारण स्थान। स्पष्ट शब्दों में कहते हो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, इन पे हम विस्तृत विवेचन करेंगे। जिनके समान हो, उन वर्णों को एक जातीय माना जाता है। अब उच्चारण स्थान के बारे में सबसे पहले विवेचन करते हैं। उच्चारण स्थान माने जाते हैं 8। उच्चारण स्थान 8 माने जाते हैं। कई बार 8 विकल्प नहीं मिलता तो 7 मान लेते हैं, क्योंकि उरस जो उच्चारण स्थान है कई बार उसकी गणना नहीं की जाती। अगर वो गिने तब तो 8 हैं, वो ना गिने तब 7 है। दोनों ऑप्शनों तो उपयुक्त दोनों अपने को लिखे मिलेंगे, या दोनों ऑप्शनों कुछ लिखा ना मिले तो अपने को 8 पे निशान लगाना है। उच्चारण स्थान है 8। वो 8 स्थान है कौन कौन से, उनका हम यहाँ विवेचन करते हैं। सबसे पहले है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इसका मतलब ए, कु का मतलब कवरग है, और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। वैसे विसर्ग स्वर आश्रित होते हैं, जैसा स्वर इसके साथ आता है वैसा इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। ए के बाद आ गया तो ए है, आ के बाद आ गया तो आहा, ई के बाद आ गया तो ई ही, ऊ के बाद आ गया तो ऊहू। इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। इसलिए ए के बाद आया तो कंठ है, ई के बाद आया तो तालु। ऐसे क्रम से जिस जिस स्वर के साथ आता जाएगा वैसे इसका उच्चारण होता जाएगा। अकु है विसर्जनीय नाम कंठा। इसके बाद इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु, इसका मतलब ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। चू का मतलब चौरग, और य
यण प्रत्याहार में जो अक्षर ये अकेला ये इसमें लेंगे, यण प्रत्याहार में जो ये आता है वो, और स इस दंत्य स, इसका उच्चारण स्थान है तालु। ई चवर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु। आगे है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। ये किस किस का, री का, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, टवर्ग रे एवं ये स मूर्धन्य सकार, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथे नंबर पे ऋतु लसानाम दंता। एक प्रश्न पक्का आता है इनमें से, यानी री तवरग ल और इस दंत्य स्कार, इसका उच्चारण स्थान है दंत। ये वर्ण दांत से बोले जाते हैं। उसके बाद है उपूप माध्य नाम, माधनीय नाम मोष्ठो, उपुपद मानीय नाम ओष्ठो, उपुपद मानीय नाम, उपुपद लिखेंगे, उपुपद मानीय नाम ओष्ठ, यानी उ पवर्ग और उपधमानीय, इनका है ओष्ठ। अब उपधमानीय क्या होते हैं? प और फ से अगर पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए तो उपधमानीय कहलाता है। ऐसे प और ये लिख दिया फ, विसर्ग सामान्यतः ऐसे लिखे जाते हैं, इनका आधा प्रयोग करें, यानी इस टाइप से। तो प से पहले ऐसा अर्ध विसर्ग हो और फ से पहले ऐसा अर्ध विसर्ग हो तो ये कहलाते हैं उपपदमानीय। उसके बाद आता है वकारस्य दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान है दांत और ओष्ठ। ओ दौतो कंठ तालु, ओ दौतो, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ए दईतौ, कंठ ओष्ठ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ एवं ओष्ठ। उसके बाद एक बच गया जिह्वा, यम गणना नाम नासिका च, नासिका च, यानी अंतिम वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, य म ग ण न, इनका उच्चारण स्थान वो तो है ही है, जैसे ग का कंठ, य का तालु तो है ही है, इसके अलावा नासिका भी है। ऐसे ही मैं का ओष्ठ तो है ये, इसके अलावा नासिका भी है। ग का कंठ तो है ये, इसके अलावा नासिका भी है, यानी इनके दो दो उच्चारण स्थान हैं। इनका नासिका और जिस जिस वर्ग के जो अक्षर हैं वो उच्चारण स्थान इनके माने जाते हैं। इसके बाद जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, इनका उच्चारण स्थान है जिह्वा मूल। अब जिह्वा मूलीय क्या होते हैं? क और ख से पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग किया जाए तो ये कहलाते हैं जिह्वा मूलीय। यानी प और फ से पहले अर्ध विसर्ग वो दो उपधमानीय है, और क और ख से पहले अगर विसर्ग का प्रयोग, अर्ध विसर्ग का प्रयोग किए जाए तो वो कहलाते हैं जिह्वा मूलीय। तो ये थे उच्चारण स्थान। सूत्र हमारा कहता था तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्णम, की उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान हों उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। अब ये तो थे उच्चारण स्थान। उच्चारण कहते हैं बोलने के स्थान को कहते हैं, जगह को, मुख में बोलने की जगह उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान के बाद आता है प्रयत्न। प्रयत्न कहते हैं मित्रों प्रयास को। प्रयास कैसा? वर्णों को बोलने में किया जाने वाला प्रयास प्रयत्न कहलाता है। ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आभ्यंतर, आभ्यंतर का हम तोड़ करें तो पहले आभ्यंतर प्रयत्न को सीख लेते हैं। आभि प्लस अंतर, आभि कह दिया, आभ होता है मुख, आभि माने मुख में, अंतर का मतलब अंदर, यानी मुख के अंदर वर्णों को बोलने में मुख के अंदर होने वाला प्रयास क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न। तो सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में विचार कर लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? सबसे पहला स्पृष्ट,
इसके बाद 2 नंबर पे ईसत सपृष्ठ, इसके बाद विवृत, फिर है 4 नंबर पे ईसद विवृत, और 5 नंबर पे है मित्रों समृत। ये 5 उच्चारण ये आभ्यंतर प्रयत्न माने जाते हैं। स्पृष्ट का मतलब स्पर्श करना, इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, इनको स्पर्श भी कहते हैं। तो कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक के जो वर्ण हैं उनका बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न माना जाएगा स्पृष्ट, और वर्ण माने जाएंगे स्पर्श। स्पर्श वर्ण है कै से लेकर के मैं तक, और इनका आभ्यंतर प्रयत्न माना जाएगा स्पृष्ट। स्पृष्ट के बाद है ईसत स्पृष्ट। ईसत कहते हैं थोड़े को, स्पृष्ट कहते हैं छूना। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा थोड़ा स्पर्श करती है, कहीं ना कहीं स्पर्श तो करती है लेकिन थोड़ा करती है, उन्हें कहते हैं ईसत स्पृष्ट। और ये है य, व, र, ल, यानी यण प्रत्याहार में आने वाले अक्षर, और इनको अंतस्थ भी कहा जाता है। अंत कहते हैं बीच में स्थित रहने वाले, यानी स्वर और वर्णों के बीच में स्थित रहते हैं, स्वर और व्यंजनों के, इसलिए इनको अंतस्थ भी कह दिया जाता है। विवृत, सारे स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। तो सारे जो स्वर हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। ईसद विवृत, विवृत का मतलब तो विकार आना, मुख का खुलना। ऐसे वर्ण जिनको बोलते वक्त हमारा मुख कुछ खुलता है, कुछ विकार आता है, जैसे आ ए, यानी मुख खुला रहता है। ईसद विवृत का मतलब थोड़ा विकार जिनमें आए, थोड़ा मुख जिनको बोलते वक्त खुले। ये हैं मित्रों 4, स और ह, यानी सल प्रत्याहार में आने वाले अक्षर, और इनको ऊष्म भी कहते हैं। ऊष्म क्यों कहते हैं? ऊष्म का मतलब होता है गर्म, यानी ये वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते वक्त हमारी गर्म हवा यानी प्राणवायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। और समृत में आता है अकेला हर्स्व ए, अकेला हर्स्व ए समृत में आता है। तो ये 5 प्रकार के तो थे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के बाद विचार करने पर हमारा आगे का जो प्रकरण आता है वो आता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर के बाद आगे जो है बाह्य प्रयत्न, यानी ऐसा प्रयास जो बाहर दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 हैं मित्रों। अभ्यंतर प्रयत्न तो 5 थे, बाह्य प्रयत्न है 11। कौन कौन से? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, उसके बाद अलप प्राण, और उसके बाद महाप्राण, और फिर हैं उदात, अनुदात और स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न माने जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनमें से जो अंतिम 3 हैं 9 10 11, उनका लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, वैदिक में प्रयोग मिलता है। इसलिए अपने को 8 के बारे में ही ज्ञान प्राप्त करना है। परीक्षा में इन 8 में से ही पूछा जाता है कि कौन सा बाह्य प्रयत्न किसका है। तो इसके लिए बड़ी सुंदर ट्रिक आपको बताऊंगा, ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है मित्रों, एक हाथ का चित्र बना लेना है, हाथ का चिन्ह बना लेना है। जैसे मैंने ये हाथ का चित्र बना लिया, ये सबसे छोटी उंगली, यहाँ मैंने अंगूठा बना दिया और ये हाथ का निशान बना दिया। यहाँ से लगूंगा कै, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी हाथ का निशान बना लेंगे और ये उंगली जो हमारी पहला अंगूठा उसको 1 मान लेंगे। क, ख, ग, घ, ङ ऐसे क्रम से सारे वर्ण लिख लेंगे। अब 25 वर्ण होने के बाद अपने बच गए य, व, र, ल, वो इस छोटी उंगली पे लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे य, र, ल, व। तीनों से इस उंगली के पास लिखेंगे अंगूठे के साथ वाली स, स, और है जो बच गया वो लिखेंगे इस छोटी उंगली के साथ वाली अनामिका पे।
तो ये अपना हो गया पूरा बाह्य प्रयत्न। अब करना क्या, इसको 1 मान लेंगे, 2 3 4 5 ऐसे हमने मान लिया। तो इन 2 उंगलियों का एक वर्गीकरण कर लेंगे और इन 3 का एक वर्गीकरण कर लेंगे। करेंगे कैसे, अब अपने को पता कैसे चलेगा कौन सा प्रयत्न कैसा है। तो इस उंगली पे, इन 2 पहली उंगलियों पे जो वर्ण आएगा उसका प्रयत्न माना जाएगा। इन पहली 2 उंगलियों पे, अंगूठे पे और इस उंगली पे, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। और यहाँ जो आएगा वो माना जाएगा संवार नाद घोष। यानी आपसे पूछ ले ट का क्या है तो विवार श्वास अघोष, आपसे पूछ ले भय का क्या है विवार श्वास अघोष, और उसके बाद आपसे पूछ ले कि इस भय का क्या, ये भय नहीं, यहाँ सॉरी भय नहीं है, ये तैथ है, ये थ का क्या है विवार श्वास अघोष। भय का पूछ ले तो संवार नाद घोष। ऐसे बताने अपने को उंगलियों पे गिनेंगे, गणना करेंगे। क का विवार श्वास अघोष, ख का विवार श्वास अघोष, ग का संवार नाद घोष। यानी इन 2 उंगलियों पे आएगा उनका विवार श्वास अघोष, इन 3 उंगलियों पे आएगा उनका संवार नाद घोष। अब बच गए अलप्राण महाप्राण। तो पहली, तीसरी, 5वीं उंगली पे जो वर्ण आए वो तो होगा अलप्राण, और दूसरी, चौथी पे जो वर्ण आए वो होगा महाप्राण। यानी जैसे ये इस पहली पे, तीसरी पे, 5वीं पे क का, ग का और ग का, इनका तो बाह्य अलप्राण महाप्राण में से बाह्य प्रयत्न क्या मानेंगे अलप्राण, और दूसरी चौथी पे यानी इस उंगली पे इस उंगली पे जो वर्ण है उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या, बाह्य प्रयत्न क्या मानेंगे महाप्राण। तो इस प्रकार बाह्य प्रयत्न हमने ये पढ़ लिया। तुल्य से प्रयत्नम स्वर्णम सूत्र का विस्तृत हमने अध्ययन किया है। तुल्य से प्रयत्नम स्वर्णम सूत्र में क्या लिखा है मित्रों कि स्वर्ण संज्ञा होती है कैसे वर्णों की जिनका उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न समान, उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। उच्चारण स्थान के बारे में हमने विचार कर लिया और उसके बाद प्रयत्नों के बारे में, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों के बारे में भी हमने विचार कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का लाभ उठा सकें और परीक्षा में आपको सफलता मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।